नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 13 ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। बिल्कुल, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन AIFs एंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स? ऑप्शंस हैं A, AIFs are highly liquid, B, AIFs invest only in government bonds, C, AIFs are generally illiquid, D, AIFs have very low risk. इसका मतलब है कि AIF और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स में मुख्य अंतर क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि AIFs जो होते हैं ना वो इलिक्विड होते हैं, मतलब उन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाँ, ऑप्शन ए और बी गलत है, क्योंकि AIFs लिक्विड नहीं होते और वो सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाते। और रही बात डी की, तो AIFs में रिस्क बहुत हाई होता है, लो नहीं। समझ गए। ये बहुत क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच रेगुलेशन डिफाइंस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इन इंडिया? ओके, ऑप्शंस हैं ए, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996, बी, सेबी AIF रेगुलेशंस 2012, सी, सेबी VCF रेगुलेशन 1996, डी, कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब है कि इंडिया में AIFs को कौन सा रेगुलेशन परिभाषित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी AIF रेगुलेशंस 2012। अच्छा, 2012। बिल्कुल, ऑप्शन ए और सी पुराने हैं और वो अलग फंड्स के लिए हैं। और ऑप्शन डी यानी कंपनीज एक्ट, वो तो कंपनियों के लिए है, फंड्स के लिए नहीं। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम कॉर्पस रिक्वायर्ड फॉर एनी AIF स्कीम? ऑप्शंस ए, 5 crores, बी, 10 crores, सी, 20 crores, डी, 50 crores। इसका मतलब किसी भी AIF स्कीम के लिए कम से कम कितना पैसा यानी कॉर्पस जमा होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 crores। ओके। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम मेमोरी ट्रिक है। T20 क्रिकेट होता है ना, हाँ बिल्कुल। बस उससे AIF 20 याद रखें। 10, 50 या 5 करोड़ वाले ऑप्शन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो T20 से 20 करोड़ याद रहेगा। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो अब क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन एन AIF? ऑप्शंस ए, ₹10 lakhs, बी, ₹25 lakhs, सी, ₹50 lakhs, डी, ₹1 crore। मतलब एक आम इन्वेस्टर के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ₹1 crore। 1 करोड़। हाँ, देखिए ये एक हाई नेटवर्थ प्रोडक्ट है, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। इसलिए 10, 25 या 50 लाख वाले ऑप्शंस ए, बी और सी पूरी तरह गलत हैं। समझ आ गया, बहुत बड़ा अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। वेयर डू कैटेगरी IAFs प्राइमरीली इन्वेस्ट? ओके, ऑप्शंस हैं ए, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, बी, स्टार्टअप, अर्ली स्टेज, सोशल वेंचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सी, लिस्टेड इक्विटीज, डी, डिस्ट्रेस्ड डेट। इसका मतलब है कैटेगरी IAF कहाँ इन्वेस्ट करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्टअप, अर्ली स्टेज, सोशल वेंचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऑप्शन ए और डी जो हैं वो दूसरी कैटेगरीज के हैं, और ऑप्शन सी, लिस्टेड इक्विटीज, वो तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड का काम है। बिल्कुल समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हेज फंड्स फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ AIF? ऑप्शंस ए, कैटेगरी 1, बी, कैटेगरी 2, सी, कैटेगरी 3, डी, नन ऑफ द अबव। मतलब हेज फंड किस कैटेगरी में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैटेगरी 3 AIF। अच्छा, वो सबसे रिस्की वाली। एग्जैक्टली, क्योंकि हेज फंड्स कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग रणनीतियों और लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, और लेवरेज का इस्तेमाल करना कैटेगरी 3 की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए बाकी ऑप्शंस गलत हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अलाउड इन एन AIF स्कीम? ऑप्शंस ए, 50, बी, 100, सी, 500, डी, 1000। मतलब एक AIF स्कीम में अधिकतम कितने इन्वेस्टर्स हो सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1000 इन्वेस्टर्स। सिर्फ 1000? हाँ, क्योंकि AIFs प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पैसा उठाते हैं। अगर लिमिट नहीं होगी तो वो पब्लिक फंड बन जाएंगे। 50, 100 या 500 वाले ऑप्शंस गलत हैं। एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ गलती करते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन 8 पर आते हैं।
Private equity or debt funds which do not get any specific incentives from the government fall under ओके options A, category 1, B, category 2, C, category 3, D, mutual funds. मतलब ऐसे PE या debt funds जिन्हें सरकार से कोई विशेष इंसेंटिव नहीं मिलता, वो कहाँ आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कैटेगरी 2 AIF। ओके। देखिए कैटेगरी आई को इंसेंटिव मिलता है, कैटेगरी 3 बहुत कॉम्प्लेक्स है। और म्यूचुअल फंड्स तो AIF होते ही नहीं है। सही पकड़ा, इसलिए केवल कैटेगरी 2 ही सही जवाब है। Interesting. अब क्वेश्चन 9. Which fund primarily invests in unlisted startups and new technology? Options हैं A. Private equity fund, B. Hedge fund, C. Venture capital fund, D. Infrastructure fund. मतलब नई टेक्नोलॉजी और अनलिस्टेड स्टार्टअप्स में कौन इन्वेस्ट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेंचर कैपिटल फंड यानी VCF। अच्छा, VCF का मुख्य काम ही नए आइडियाज और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड करना है। प्राइवेट इक्विटी यानी ऑप्शन ए बाद के स्टेज में आता है और हेज या इंफ्रा फंड का फोकस बिल्कुल अलग होता है। समझ गई। तो VCF स्टार्टअप्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10. Angel funds are a subcategory of which of the following? Options A. Category 1 VCF, B. Category 2 PE fund, C. Category 3 hedge fund, D. Mutual fund. इसका मतलब है एंजल फंड किसका सब कैटेगरी है? सही आंसर है ऑप्शन ए कैटेगरी 1 VCF। अच्छा, ये उसी का हिस्सा है? बिल्कुल। वेंचर कैपिटल फंड असल में वेंचर कैपिटल फंड का ही एक छोटा हिस्सा है जो कैटेगरी 1 के अंतर्गत आता है, तो बाकी सारे ऑप्शंस अपने आप गलत हो जाते हैं। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 11. Who is eligible for the concession to invest only 25 lakh rupees instead of 1 crore in an AIF? ओके Options A. Retail investors, B. Employees or directors of the AIF or manager, C. NRIs, D. Institutional investors. मतलब 1 करोड़ के बजाय 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की छूट किसे मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन बी एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स ऑफ द AIF और मैनेजर। अच्छा, जो फंड चलाते हैं उन्हें ही छूट मिलती है? हाँ, ये फंड को मैनेज करने वालों के लिए एक रियायत है। इसे स्किन इन द गेम कहते हैं ताकि उनका भी पैसा लगा रहे। आम रिटेल, NRI या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये छूट नहीं है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12. What is the key characteristic of category 3 AIFs? Options A. Receive tax incentives, B. Invest purely in infrastructure, C. Employ leverage and complex trading strategies, D. Collect funds from the general public. मतलब कैटेगरी 3 AIFs की क्या विशेषता है? हमने पहले क्वेश्चन 6 में भी हेज फंड के टाइम ये पढ़ा था। हाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है एम्प्लॉय लेवरेज एंड कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। बिल्कुल सही। टैक्स इंसेंटिव कैटेगरी 1 के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैटेगरी 1 है। और पब्लिक से फंड मांगना तो AIF के लिए पूरी तरह मना है ना? एग्जैक्टली, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13. Funds that invest in social enterprises to generate social impact are called options A. Hedge funds, B. Social impact fund, C. Infrastructure fund, D. SME fund. मतलब सोशल एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करने वाले फंड को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सोशल इम्पैक्ट फंड। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल, नाम से ही जवाब स्पष्ट है। हेज, इंफ्रा या SME का सोशल इम्पैक्ट से सीधा संबंध नहीं है, तो बाकी ऑप्शंस गलत है। Right. Question number 14. Under the IBC, which AIF category can play the role of a resolution applicant? Options A. Angel fund, B. Special situations fund, C. Hedge fund, D. Social impact fund. मतलब IBC के तहत रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का रोल कौन सी AIF कैटेगरी निभा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेशल सिचुएशंस फंड। हाँ, क्योंकि ये जो फंड्स होते हैं ना, ये स्ट्रेस्ड या डूबी हुई कंपनियों को संकट से निकालने का काम करते हैं। ये स्पेशल सिचुएशन एसेट्स होते हैं, बाकी फंड्स का ये काम नहीं है। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स प्राइमरीली इन्वेस्ट इन ऑप्शंस A. अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप्स, B. unlisted securities or debt of SPVs in infrastructure projects. D. social ventures. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मुख्य रूप से कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और डेट ऑफ SPVs इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। SPVs मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। हाँ, बिल्कुल सही। अर्ली स्टेज टेक, डेरिवेटिव्स या सोशल वेंचर्स पूरी तरह से अलग क्षेत्रों के फंड्स हैं, इसलिए A, B और D गलत है। क्लियर है। Question number 16. Can AIFs collect funds from the general public?
Options A, yes through IPOs. B, yes if registered with SEBI. C, no private placement only. D, yes up to 100 crores. मतलब क्या AIFs आम जनता से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नो प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली। अच्छा, सिर्फ प्राइवेट। हाँ, AIFs केवल प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए चुनिंदा इन्वेस्टर्स से ही पैसा ले सकते हैं। IPO या सेबी रजिस्ट्रेशन के नाम पर पब्लिक से पैसा नहीं लिया जा सकता। तो ऑप्शंस A, B और D बिल्कुल गलत है। समझ गई। Question 17. What is the continuing interest requirement for the sponsor manager of a Category 3 AIF? ये इंपॉर्टेंट है। Options हैं A, 2.5% of corpus or 5 crore. B, 5% of corpus or 10 crore, whichever is lower. C, 10% of corpus. D, no such requirement. मतलब कैटेगरी 3 AIF के स्पॉन्सर को फंड में अपना कितना पैसा बनाए रखना होता है? सही आंसर है ऑप्शन B, 5% ऑफ कॉर्पस और 10 करोड़ whichever is lower। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम टिप है। कैटेगरी 1 और 2 में ये लिमिट 2.5% या 5 करोड़ होती है जो ऑप्शन A में दिया है, लेकिन कैटेगरी 3 ज्यादा रिस्की है, इसलिए यहाँ लिमिट डबल है, 5% या 10 करोड़। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लॉजिक है याद रखने का। क्वेश्चन नंबर 18. When can AIF units be listed on a stock exchange? ओके, Options A, anytime for open-ended funds. B, before the final close of the scheme. C, for close-ended funds after final close. D, AIF units cannot be listed at all. मतलब AIF units की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग कब हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन C, फॉर क्लोज एंडेड फंड्स आफ्टर फाइनल क्लोज। अच्छा, फाइनल क्लोज के बाद। हाँ, ओपन एंडेड फंड्स या स्कीम क्लोज होने से पहले लिस्टिंग की अनुमति बिल्कुल नहीं है, इसलिए A और B गलत है। Right. Question number 19. Which committee's recommendations in 2000 led to tax reforms for venture capital funds? Options A, N.R. Narayana Murthy Committee. B, K.B. Chandrasekhar Committee. C, UK Sinha Committee. D, Ratan Tata Committee. मतलब 2000 में किस कमेटी की सिफारिश पर वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए टैक्स सुधार हुए? सही आंसर है ऑप्शन B, KB चंद्रशेखर कमेटी। ओके, अच्छे से याद कर लेना चाहिए। अन्य नाम जो दिए गए हैं नारायण मूर्ति, UK सिन्हा, वो गलत है। तो इसे रटना पड़ेगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20. What is the minimum net tangible assets required for an individual to qualify as an angel investor? ओके, Options है A, rupees 50 lakhs. B, rupees 1 crore. C, rupees 2 crores. D, rupees 10 crores. मतलब एक एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम कितनी नेट टैंजिबल एसेट्स होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन C, INR 2 करोड़। 2 crores. हाँ, और ध्यान रहे इसमें आपका मुख्य निवास या प्रिंसिपल रेजिडेंस की वैल्यू शामिल नहीं होती। 50 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़ वाले ऑप्शंस गलत हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। समझ आ गया। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वील ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और जाने से पहले एक बात सोचिएगा, AIFs पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ है, तो क्या इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इन हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स का फायदा कभी सीधे तौर पे नहीं मिल सकता? इस पर विचार करें और अपनी तैयारी जारी रखें।